कल्पना कीजिए रात का घना अंधेरा है और एक पैसेंजर ट्रेन सेलम चेन्नई एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही है। अंदर बैठे ज्यादातर यात्री सो रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उनके साथ वाले एक सील बंद डिब्बे में 342 करोड़ रुपए का खजाना सफर कर रहा है। और ये कोई मामूली डिब्बा नहीं है, इसे एक पार्सल वैन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर 226 लकड़ी के बक्सों में कैश भरा है। 226 बक्सों में? हाँ, दरवाजे सील हैं और पास वाले डिब्बे में हथियारों से लैस पुलिस के जवान पहरा दे रहे हैं। मतलब देखने में तो इंतजाम ऐसा था कि परिंदा भी पर ना मार सके। बिल्कुल, कागज पर तो ये एक फुल प्रूफ प्लान लगता है, लेकिन उसी रात जब ट्रेन चल रही थी, पुलिस पहरा दे रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी के भी होश उड़ा दे। कुछ ऐसा हुआ जो लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, किसी में चलती ट्रेन की छत काट दी, वो अंदर उतरे, करोड़ों रुपए निकाले और ऐसे गायब हो गए जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। आज हम इसी हैरत अंगेज डकैती की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट्स और जांच के दस्तावेजों से ली गई है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। 2 साल तक जांच अंधेरे में क्यों भटकती रही, फिर कैसे एक डिजिटल सुराग ने इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि इतने सारे पैसे 342 करोड़ रुपए ट्रेन से क्यों भेजे जा रहे थे? ये तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है। सवाल बिल्कुल जायज है। दरअसल ये सॉइल्ड करेंसी थी, मतलब वो नोट जो इतने पुराने, गंदे या फट चुके होते हैं कि बैंक उन्हें चलन से बाहर कर देते हैं। इन नोटों को नष्ट करने या बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। 8 अगस्त 2016 को तमिलनाडु के अलग अलग बैंकों से इकट्ठा किए गए यही 500 के नोट आरबीआई चेन्नई भेजे जा रहे थे। तो ये वो नोट थे जिन्हें सिस्टम से हटाया जा रहा था। इन्हें 22-26 लकड़ी के बक्सों में सील करके ट्रेन नंबर 11064 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस के एक पार्सल कोच में लोड किया गया। रात 9 बजे ट्रेन सेलम स्टेशन से रवाना हुई और जैसा आपने बताया, सुरक्षा के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के जवान भी तैनात थे। तो कागज पर तो ये पूरी तरह सुरक्षित लग रहा था। फिर वो कौन सी एक कमजोर कड़ी थी, वो कौन सा एक लूप होल था जिसका लुटेरों ने फायदा उठाया? वो लूप होल था लगभग 138 किलोमीटर लंबा। सेलम से चेन्नई के रास्ते में चिन्नासलेम और वृद्धाचलम के बीच एक ऐसा हिस्सा आता है जहां रेलवे लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ। मतलब उस हिस्से में ट्रेन के ऊपर हाई टेंशन बिजली के तार नहीं होते और ट्रेन को खींचने के लिए डीजल इंजन लगाया जाता है। मतलब ट्रेन की छत पर चढ़ने के लिए वो सबसे सुरक्षित जगह थी। हाँ। कोई करंट का खतरा नहीं। और यही वो मौका था जिसका लुटेरों को बेसब्री से इंतजार था। उनकी प्लानिंग इतनी सटीक थी कि उन्हें पता था कि ट्रेन इस हिस्से में कब पहुंचेगी। तो वो पहले से ही तैयार थे पूरी तरह। योजना के मुताबिक 5 से 6 लोग चलती ट्रेन की छत पर आ चुके थे। 1 मिनट, चलती ट्रेन की छत काटना, ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है। ट्रेन की रफ्तार, हवा का दबाव और जबरदस्त शोर, ये कैसे मुमकिन हुआ? यही उनकी प्लानिंग और महारत दिखती है। उन्होंने गैस कटर का इस्तेमाल किया और जो ट्रेन के पहियों और डीजल इंजन का शोर होता है ना, उसी शोर में गैस कटर की आवाज पूरी तरह खो गई। ट्रेन हिल रही थी लेकिन उनके हाथ नहीं कांपे। उन्होंने छत पर लगभग 2 बाय 2 फीट का एक चौकोर छेद काट दिया। और सुरक्षा गार्ड्स, वो तो पास के डिब्बे में थे, उन्हें कुछ पता नहीं चला? नहीं, गार्ड्स बगल के डिब्बे में थे, बाहर नहीं। और पार्सल वैन अंदर से बंद थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कोई ऊपर से अंदर आ सकता है। छेद बनने के बाद 2 लोग रस्सी के सहारे कोच के अंदर उतरे। अंदर घुप अंधेरा, उमस भरी गर्मी और लकड़ी के बक्सों की लंबी कतारें थी। और उनके सामने 226 बक्से थे जिनमें 342 करोड़ रुपए थे। उन्होंने क्या किया? सारे बक्से तोड़े? नहीं, यही कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। उन्होंने सारे बक्सों को नहीं छेड़ा, उन्होंने सीधे बॉक्स नंबर 20 और बॉक्स नंबर 16 को निशाना बनाया। सिर्फ 2 बक्से? ये कोई अंदाजा नहीं था, ये साफ तौर पर अंदर की जानकारी पर आधारित प्लानिंग थी। मतलब किसी ने उन्हें बताया था? लगता तो यही है। उन्होंने बॉक्स नंबर 20 से 4 करोड़ और बॉक्स नंबर 16 से 1 करोड़ 75 लाख रुपए निकाले। कुल मिलाकर 5.25 करोड़ रुपए। अब यहाँ एक बात सोचिए, सामने 342 करोड़ रुपए पड़े हैं और वो सिर्फ 5.25 करोड़ लेके चले गए। ये तो किसी आम चोर का बर्ताव नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और यहीं से उनके प्रोफेशनलिज्म का पता चलता है। उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा लूटना नहीं था, बल्कि सिर्फ उतना पैसा लेना था जितना वो आसानी से और बिना पकड़े गए ले जा सकते थे।
ये लालच पर अनुशासन की जीत थी। सही कहा, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा वजन, ज्यादा वक्त और पकड़े जाने का ज्यादा खतरा। एकदम सही। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था। अंदर जाओ, जो टारगेट है उसे निकालो और बाहर आ जाओ। पैसों की गड्डियों को उन्होंने लुंगी और मोटे कपड़ों में बांधा, ऊपर खींचा और फिर जैसे ही ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम हुई, वृद्धाचलम के पास पहले से इंतजार कर रही अपनी ग्राउंड टीम के लिए नीचे फेंक दिया। ये पूरी कार्रवाई रात 12:15 से 1:30 बजे के बीच खत्म हो गई और लुटेरे अंधेरे में गायब हो चुके थे। ट्रेन ऐसे चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो जब सुबह ट्रेन चेन्नई पहुंची तब क्या हुआ? क्या किसी को तुरंत समझ आ गया कि पैसे चोरी हुए? नहीं, यही तो इस केस की सबसे अजीब बात है। ट्रेन सुबह करीब 4 बजे चेन्नई एग्मोर स्टेशन पहुंच गई, लेकिन डकैती का पता चला सुबह के 10:10:55 पर। क्या मतलब लगभग 7 घंटे बाद? हाँ, 7 घंटे बाद, जब आरबीआई के अधिकारी कैश उतारने के लिए रेलवे यार्ड में पहुंचे। 7 घंटे तक किसी को कुछ पता नहीं चला? किसी को नहीं। जब अधिकारियों ने कोच का ताला खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। छत में एक बड़ा सा छेद जिससे सूरज की रोशनी सीधे नीचे आ रही थी। कुछ पल तक तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर नजर नीचे गई, कई बक्सों के ढक्कन टूटे हुए थे और फर्श पर 500 के नोट बिखरे पड़े थे। कुछ ही मिनटों में पूरे यार्ड में हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल। आरबीआई अधिकारियों ने तुरंत अपने सीनियर अफसरों को फोन किया और पूरा यार्ड सील कर दिया गया। जब बिखरे नोटों को इकट्ठा करके गिनती की गई तो पता चला कि पूरे 5.78 करोड़ रुपए गायब थे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। उन्हें 4 अलग-अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले और खून का एक छोटा सा सैंपल भी मिला। शायद छत काटते या अंदर उतरते वक्त किसी को चोट लग गई थी। जांच टीम को लगा कि बस अब केस सुलझ गया। जाहिर है फिंगरप्रिंट्स मतलब अपराधी की पहचान। उन्होंने भी यही सोचा था। लेकिन जब इन सबूतों को नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस से मिलाया गया तो नतीजा आया 0। 0, कोई मैच नहीं मिला। कोई मैच नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे ये अपराधी सिस्टम में मौजूद ही नहीं है। मतलब जांच शुरू होने से पहले ही एक बड़े डेड एंड पर पहुंच गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शुरू हुआ 2 साल का लंबा और थका देने वाला इंतजार। शुरुआती हफ्तों के बाद यह साफ हो गया कि यह केस आसान नहीं है। 7 अलग-अलग स्पेशल टीमें बनाई गईं। 7 टीमें? हाँ, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। जांच मुख्य रूप से 3 थ्योरी के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन सब नाकाम रही। वो 3 थ्योरी क्या थी? पहली और सबसे स्वाभाविक थ्योरी थी इनसाइड जॉब। पुलिस को शक था कि बैंक, रेलवे या सुरक्षा स्टाफ में से ही किसी ने जानकारी लीक की है। जो कि काफी मुमकिन लगता है। बिल्कुल। आरपीएफ के जवानों से, सुपरवाइजर से, लोडिंग करने वाले स्टाफ से सबसे घंटों पूछताछ हुई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। और दूसरी थ्योरी? दूसरी थी लोकल गैंग्स की थ्योरी। पुलिस ने तमिलनाडु के कई छोटे बड़े गैंग्स को खंगाला, लेकिन चलती ट्रेन की छत काटने जैसी प्लानिंग और हिम्मत किसी लोकल गैंग के प्रोफाइल से मेल नहीं खा रही थी। ये उनका स्टाइल नहीं था। सही बात है। और तीसरी और आखिरी थ्योरी थी किसी प्रोफेशनल हाइस्ट ग्रुप की, लेकिन भारत में इस तरह की चलती ट्रेन की छत काटकर डकैती करने का कोई पुराना रिकॉर्ड ही नहीं था। यह अपने आप में एक अनोखा केस था। तो मतलब हर दरवाजा बंद होता जा रहा था। 2 साल बहुत लंबा समय होता है। जांच टीम पर काफी दबाव होगा। बहुत ज्यादा। मीडिया में रोज खबरें छप रही थी, सरकार की तरफ से दबाव था और केस धीरे धीरे कोल्ड केस बनता जा रहा था। अगस्त 2016 में केस की गंभीरता को देखते हुए इसे तमिलनाडु की क्राइम ब्रांच सीआईडी को सौंप दिया गया। नई टीम बनी, नए अफसर आए, लेकिन अगले 2 साल तक जांच अंधेरे में ही रही। 2 साल बाद अगस्त 2018 में अचानक इस केस में एक बड़ा मोड़ आया। ऐसा क्या हुआ कि जो काम 2 साल में नहीं हो पाया वो अचानक होने लगा? जांच टीम ने पुराने तरीकों को छोड़कर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। ये वो पल था जब केस ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया। उन्होंने सेल टावर डेटा और सैटेलाइट मैपिंग का इस्तेमाल किया। सेल टावर डेटा? लेकिन ये तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। उस 138 किलोमीटर के रास्ते पर तो उस रात हजारों फोन एक्टिव रहे होंगे। बिल्कुल। उनमें से 5-6 चोरों के नंबर कैसे मिल सकते थे? हाँ, यही सवाल है। आपका सोचना सही है, लेकिन जांच टीम सुई नहीं खोज रही थी, वो ये देख रही थी कि क्या भूसे का एक हिस्सा एक साथ एक ही दिशा में चल रहा है। उन्होंने 8 और 9 अगस्त 2016 की रात के हजारों गुमनाम सिग्नल्स को ट्रेन के रास्ते पर एक डिजिटल नक्शे पर डाल दिया। ज्यादातर नंबर बेतरतीब थे, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं, लेकिन 50-60 नंबरों का एक झुंड जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधा हुआ हो, ट्रेन के साथ साथ चल रहा था। मतलब ये कोई आम यात्री नहीं थे जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, बल्कि एक ही ग्रुप था जो एक साथ सफर कर रहा था। बिल्कुल, यही वो यूरेका मोमेंट था।
पुलिस को पता चल गया कि ये कोई आम यात्री नहीं बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड गैंग है। तो क्या इन नंबरों से सीधे चोरों तक पहुंच गए? सीधे नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी लीड मिली। जब इन नंबरों को दूसरे राज्यों के क्रिमिनल डेटाबेस से मिलाया गया तो एक कॉमन लिंक सामने आया, पारदी समुदाय। और लोकेशन थी मध्य प्रदेश का रतलाम और गुना। मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में रहता है। ऐतिहासिक रूप से इस समुदाय के कुछ गिरोह इस तरह की डेयरिंग वारदातों, खासकर ट्रेन डकैतियों में माहिर माने जाते रहे हैं। तो पुलिस के लिए ये पहली ठोस लीड थी। 2 साल के अंधेरे के बाद पहली ठोस लीड। यहीं से नाम सामने आने लगे। दिनेश पारदी, रोहन पारदी और इस गैंग का मास्टरमाइंड चंबल घाटी का कुख्यात डकैत मोहर सिंह, जिसके नाम पर 600 से ज्यादा केस दर्ज थे। ये पहली बार था जब जांच टीम के पास सिर्फ अंदाजे नहीं बल्कि चेहरे और नाम थे। 13 अक्टूबर 2018 को सीआईडी की एक टीम ने चेन्नई से दिनेश और रोहन पारदी को गिरफ्तार किया। शुरू में तो वो मुकरते रहे, लेकिन जब उनके सामने सेल टावर डेटा रखा गया तो वो टूट गए और उन्होंने सब कुछ बता दिया। हाँ, पूछताछ में पूरी कहानी सामने आ गई। उन्होंने माना कि उन्होंने ही डकैती की थी, जिसके लिए उस बिना बिजली वाले रास्ते की कई हफ्तों तक रेकी की गई थी। मतलब ये कोई अचानक बनाया गया प्लान नहीं था? बिल्कुल नहीं। 30 अक्टूबर तक मोहर सिंह समेत पूरी गैंग पकड़ ली गई। इस केस को सुलझाने में ठीक 2 साल 2 महीने और 22 दिन लगे। ये जीत सब्र, टेक्नोलॉजी और अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल की थी। बिल्कुल। तो अपराधी पकड़े गए और केस सुलझ गया। लेकिन इस पैसे का क्या हुआ? वो 5.78 करोड़ रुपए कहाँ गए? ये इस कहानी का एक दिलचस्प पहलू है। क्योंकि ये पुराने और गंदे नोट थे, इसलिए उनका कोई सीरियल नंबर रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस ने कुछ पैसा बरामद करने का दावा किया, लेकिन आज तक इस बात की कोई पुख्ता पुष्टि नहीं हुई कि पूरा पैसा बरामद हुआ या नहीं। वो पैसा सिस्टम में घुल-मिल कर गायब हो गया। इस डकैती का सिस्टम पर क्या असर पड़ा? क्या आरबीआई और रेलवे ने कैश भेजने के तरीकों में कोई बदलाव किया? हाँ, और ये एक बड़ा और जरूरी बदलाव था। इस डकैती ने एक बड़ा सबक सिखाया। अब कई मामलों में कोच के अंदर भी हथियारबंद गार्ड होते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग होती है और ट्रेन रूट्स की रिस्क मैपिंग की जाती है, ताकि ऐसे कमजोर हिस्सों पर ज्यादा सतर्कता बरती जा सके। बिल्कुल। तो इस केस से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि कोई क्राइम परफेक्ट नहीं होता। उससे भी बढ़कर ये केस दिखाता है कि 21वीं सदी में अपराध और जांच के बीच की दौड़ कैसे बदल गई है। वो कैसे? देखिए, अपराधियों ने एक बहुत ही शातिर फिजिकल हाइस्ट को अंजाम दिया। ट्रेन की छत काटना, रस्सी से उतरना, यह सब पुराने जमाने के अपराध जैसा था। लेकिन वो पकड़े गए एक पूरी तरह से डिजिटल सुराग से, मोबाइल फोन के सिग्नल से। ये पुराने जमाने के अपराध का नए जमाने की तकनीक से हारना है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। अपराध कितना भी होशियारी से किया गया हो, सिस्टम उससे सीखता है और देर से ही सही जवाब जरूर मिलता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। लुटेरों को ये सटीक जानकारी थी कि 226 बक्सों में से किन 2 बक्सों, बॉक्स नंबर 20 और 16 में सबसे ज्यादा आसानी से निकाले जा सकने वाले नोट थे। हाँ, ये सवाल तो मेरे मन में भी था। जांच में कभी ये साबित नहीं हो पाया कि ये जानकारी उन्हें कहां से मिली। हालांकि शक हमेशा एक अंदरूनी लीक पर रहा। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या सिस्टम के अंदर कोई ऐसा मास्टरमाइंड था जो कभी पकड़ा ही नहीं गया और जिसका किरदार इस कहानी का वो आखिरी अनसुलझा पन्ना है?